तारीफ हुई नहीं और पत्नी अपने पति से खर्चा मांगने आ जाती है कि भाई मुझे घर चलाना है, मेरे को शॉपिंग करनी है, बच्चों की फीस भरनी है। बात भी सही है, ऐसा हुआ माना जाता था कि पहले जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ का सारा खर्चा उठाएंगे और इनफैक्ट शादी होती है तो वो 7 जो वचन होते हैं, हालांकि मेरी शादी नहीं हुई है तो मुझे भी आइडिया नहीं है, लेकिन ऐसा सुना है कि वो 7 वचनों में कहते हैं कि मैं अपनी वाइफ का पूरा खर्चा उठाऊंगा, भरण पोषण करूंगा। तो बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन अब क्या है ना, समाज बहुत आगे बढ़ रहा है, समाज प्रोग्रेसिव हो रहा है और 21वीं शताब्दी तो वैसे भी जो है वो महिलाओं का युग है और महिलाओं का युग है तो महिलाएं कमा भी रही है, पुरुषों के साथ हस्बैंड के साथ जा रही है और काम कर रही है, बढ़िया कमाती है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस बात को भाग चुका है क्योंकि हमारा लॉ बड़ा फ्लेक्सिबल है और हमारे इस लॉ की सबसे खास बात यही है कि वो फ्लेक्सिबल बहुत है। फ्लेक्सिबल है तो समाज के साथ चेंज हो रहा है। इसी बात को लेके एक फिर बड़ा डेवलपमेंट आया है और एक बहुत बड़ा चेंज आया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने साफ कह दिया है, पत्नी अब पति के सैलरी में अपना हक नहीं मांग सकती। क्या है ये बात पूरी जानेंगे आज हम इस पूरे मुद्दे के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बात क्यों कही और अब इसके रेपरकशंस क्या होंगे और अब कैसे इसको प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाएगा। बस एक इसी के ऊपर एक ड्राफ्टिंग है, निपटा लूं फिर हम इसमें डिटेल में बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट नमन मोनोत और आप देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स, वो चैनल जो आपको देता है कानून से जुड़ी हर छोटी से बड़ी जानकारी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आप तक इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाएं और हाँ, उस बेल आइकन को दबाएं ताकि जैसे ही हमारी कोई अपडेट आए आपको मिल जाए। दोस्तों, हमारा उद्देश्य होता है कि आप तक जो भी नए जजमेंट या कानून आ रहा है आप तक उन जजमेंट्स और कानून को लेके आना। तो आज इसी कड़ी में हम लेके आए हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का लैंडमार्क जजमेंट। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मेंटेनेंस के इश्यू के ऊपर एक बहुत ही बड़ा जजमेंट दे दिया है। वो जजमेंट ना सिर्फ आने वाले समय में काम आएगा, इनफैक्ट जो अभी मेंटेनेंस की प्रोसीडिंग्स पेंडिंग पड़ी है कोर्ट्स में उस पर भी इफेक्टिव है, उस पर भी लागू कर दिया गया है और देश की सारी न्यायालयों को, चाहे वो हाई कोर्ट हो, ट्रायल कोर्ट हो, डायरेक्शन दे दी है कि हमने जो जजमेंट पास किया है उसको फॉलो किया जाए। सबसे पहले बात करते हैं मेंटेनेंस क्या होती है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस पूरे वीडियो को हमने 5 पार्ट में बांटा है। जो जजमेंट है उसको हमने 5 पार्ट में बांटा है। सबसे पहले हम बात करेंगे, जो पहला मुद्दा उठाएंगे कि किन किन सेक्शंस में, किन किन धाराओं में आप मेंटेनेंस मांग सकते हैं या आपसे मेंटेनेंस मांगी जा सकती है। तो पहला होगा उन सारे लॉ का डिस्कशन। सेकंड होगा जब आप एप्लीकेशन मूव करते हैं मेंटेनेंस की तो उसमें एप्लीकेशन में कौन सा अब आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। जी हाँ, एफिडेविट इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो वो एफिडेविट क्या देना पड़ेगा उसके बारे में हम बात करेंगे सेकंड टॉपिक में। थर्ड टॉपिक में हम बात करेंगे कि जब आप एफिडेविट दे देते हैं और उसके बाद अगर कोर्ट ऑर्डर कर देती है मेंटेनेंस का और अगर किसी 2 कोर्ट ने मेंटेनेंस का ऑर्डर कर दिया है तो किस कोर्ट का मेंटेनेंस का ऑर्डर मान्य होगा और कितना सेटअप होगा। तो हम सेटअप के प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। फोर्थ हम बात करेंगे कि मेंटेनेंस किस दिन से आपको मिलेगी, क्या जिस दिन आपने एप्लीकेशन फाइल की उस दिन से या जिस दिन से आप घर पे अलग रह रहे हैं उस दिन से या जिस दिन से कोर्ट का ऑर्डर हुआ है, वो सब मुद्दे डिस्कस करेंगे। और फिफ्थ पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे कि अगर मेंटेनेंस नहीं दी जाए तो उसकी क्या रिपरकशन हो सकते हैं, क्या इसमें जेल हो सकती है या नहीं। तो 5 मुद्दे में हमने इस पूरे वीडियो को बांटा है, उस पूरे जजमेंट को हमने बांटा है। 5 पॉइंट को हम शुरू करें उससे पहले मैं आपको बेसिक ब्रीफ देता हूँ जजमेंट का। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस सुभाष रेड्डी साहब की बेंच ने इस बात को बोला कि अब जो मेंटेनेंस है वो सिर्फ पति की सैलरी से नहीं जाएगी, हो सकता है पत्नी को भी मेंटेनेंस देनी पड़े। देखिए, मेंटेनेंस का मतलब ये होता है कि एक जीवन साथी दूसरे जीवन साथी का भरण पोषण करे, क्योंकि ऐसा पैट्रियार्कल सोसाइटी है और माना जाता था कि पति कमाता है तो पति अपनी पत्नी को सैलरी में हिस्सा देगा। लेकिन जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, अब पत्नी भी कमा रही है तो उसको भी अपना हिस्सा देना पड़ेगा। इसलिए कोर्ट ने बोला है पति और पत्नी एक बराबर हैं और उनको दोनों को मेंटेनेंस देनी पड़ सकती है। क्योंकि मेंटेनेंस का अगर हम ज्यूरिस्प्रूडेंस देखें तो मेंटेनेंस का मतलब ये होता है कि अगर आप अपने आप को मेंटेन करने में अनेबल हैं तो आपका जीवन साथी आपको मेंटेनेंस देगा। तो ये तो होता है मेंटेनेंस के बारे में। इस जजमेंट में भी इस बात को डिस्कस किया है। बेसिकली इस मैटर में क्या हुआ था कि हस्बैंड को डायरेक्शन दी थी निचली हाई कोर्ट ने कि आप वाइफ को कुछ 1000 पर मंथ दोगे और अपने बच्चे के लिए भी दोगे। तब हस्बैंड ने एक फेसबुक की कुछ फोटोज को सुप्रीम कोर्ट को दिखाया था। वो फोटोज बेसिकली थी कि उनकी वाइफ जो थी वो कहीं वाइल्ड लाइफ घूमने गई थी, तो वो फोटोज दिखाई थी और वो शायद कोई फॉरेन कंट्री थी।
तो हस्बैंड का ये आर्ग्यूमेंट था कि जब मेरी वाइफ फॉरेन में घूम के वाइल्ड लाइफ को एंजॉय कर रही है, इतना खर्चा कर रही है, तो उसे किसी भी तरह की मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है। तो ये मुद्दा उठा था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस बात को बहुत गहनता से विचार किया था और ये लैंडमार्क जजमेंट दिया है। तो अब हम बढ़ते हैं उन 5 मुद्दों की तरफ। सबसे पहला मुद्दा आता है किन किन सेक्शंस में या किन किन धाराओं में मेंटेनेंस मांगी जा सकती है। तो इस पहले मुद्दे को भी हमने 5 भाग में बांटा है। 5 तरह के कानून हैं जिसके अंदर मेंटेनेंस मांगी जा सकती है। पहला कानून है स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट तब एप्लीकेबल होता है जब कोई दो अलग धर्मों के लोग आपस में शादी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हिंदू मोमडन हो गया, सिख हो गया, क्रिश्चियन हो गए, मोमडन हो गए, कोई भी अगर 2 धर्मों के लोग आपस में शादी कर रहे हैं तो स्पेशल मैरिज एक्ट एप्लीकेबल होता है। स्पेशल मैरिज एक्ट में जो मेंटेनेंस का प्रोविजन है वो अनफॉर्चुनेटली जेंडर बायस्ड है। जेंडर बायस मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ वाइफ ही क्लेम कर सकती है, हस्बैंड क्लेम नहीं कर सकता। सेक्शन 36 ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट टॉक्स अबाउट कैसे वाइफ अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस मांग सकती है। तो इस एक्ट की 2 लिमिटेशन है। एक तो ये जेंडर न्यूट्रल नहीं है, यानी हस्बैंड को कोई भी तरह का रेप नहीं है। और सेकंड बात, वाइफ जो है वो मांग सकती है ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स कि मैं जो कोर्ट में खर्चे उठा रही हूँ उसका आपको मुझे खर्चा देना पड़ेगा। तो ये इसकी लिमिटेशन है। और सेक्शन 37 बात करता है कि जब परमानेंट डिवोर्स हो जाए तो कैसे परमानेंट एलिमनी दी जानी चाहिए। तो सबसे पहले अगर वाइफ को अगर मेंटेनेंस मांगनी है और उनकी शादी अगर स्पेशल मैरिज एक्ट में हुई है, SMA में हुई है, तो वो इस सेक्शन 36 और 37 का यूज कर सकती हैं। दूसरा कानून होता है हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट यानी जिसमें अगर शादी 2 हिंदुओं के बीच हो रही है, हिंदू इंक्लूड्स बुद्धिस्ट, जैन और सिख, अगर ये लोग आपस में शादी करते हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल होता है। हिंदू मैरिज एक्ट में भी सेक्शन 24 बात करता है कि ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, यानी जब जब कोर्ट की कार्रवाई चल रही है और अगर कोई पार्टनर जो है हस्बैंड या वाइफ अपने आप को मेंटेन करने में दिक्कत हो रही है, उसे कोर्ट के खर्चे उठाने में दिक्कत हो रही है, तो ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स उसको मेंटेनेंस का ऑर्डर दिलवाया जा सकता है और कोर्ट उसको मेंटेनेंस देगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस एक्ट की, ये जेंडर बायस नहीं है, ये जेंडर न्यूट्रल है। यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है कि कोई भी पर्सन या पार्टनर अपने आप को मेंटेन करने में अनेबल है। इसका मतलब पति चाहे तो पत्नी के खिलाफ एप्लीकेशन फाइल कर सकता है और पत्नी चाहे तो पति के खिलाफ एप्लीकेशन फाइल कर सकती है। तो ये हुआ दूसरा कानून जो है हिंदू मैरिज एक्ट का। तीसरा कानून है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। सेक्शन 18, 19, 20 ये जो इस हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के हैं वो बात करते हैं मेंटेनेंस की। देखिए, हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट और जो सेकंड कानून था हिंदू मैरिज एक्ट, उसमें फर्क है। हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट से बात करता है ड्यूरिंग द मैरिज, अगर आपकी शादी है चल रही है तब तक के लिए है, पर डिवोर्स ग्रांट हो गया उसके बाद आप इस थर्ड कानून में किसी भी तरह का पैसा नहीं मांग सकते, वो आप सिर्फ मांग सकते हो हिंदू मैरिज एक्ट जो दूसरा कानून था। तो ये जो तीसरा कानून है वो है हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट। इसमें भी आपको पैसा दिलाया जा सकता है, मेंटेनेंस दिलाई जा सकती है, शादी अगर आपकी चल रही हो तो, डिवोर्स ग्रांट नहीं हुआ हो तो। ये एक्ट थोड़ा सा ब्रॉडर है क्योंकि इसमें सेक्शन 19 में फॉर एग्जांपल विडो है उसको भी मेंटेनेंस का प्रोविजन दिया गया है। सेक्शन 20 है वो कहता है अनमैरिड डॉटर को भी मेंटेनेंस होगी। तो ये थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में एक एक्ट है, पर यहाँ भी मेंटेनेंस मांगी जा सकती है। फोर्थ कानून आता है सेक्शन 125 CRPC। सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये प्रोविजन है, कोई भी धर्म का हो इसको यूज किया जा सकता है, किसी में भी शादी हुई हो, किसी भी एक्ट में, किसी भी धर्म में, सेक्शन 125 CRPC को यूज किया जा सकता है। और इसको इसलिए यूज किया जा सकता है क्योंकि सेक्शन 125 की बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर इसके आप ऑर्डर कंप्लायंस नहीं करते हैं तो जेल का प्रोविजन भी है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। तो सेक्शन 125 CRPC कहता है कि अगर कोई भी पर्सन अपने आप को मेंटेन करने में अनेबल है तो अगले पार्टनर की जिम्मेदारी है कि वो अपने पार्टनर की देखभाल करे, उसका भरण पोषण करे। यहाँ पर सिर्फ वाइफ ही नहीं बल्कि बच्चों के लिए भी क्लेम मांगा जाता है। तो अक्सर जो कोर्ट है वो ऑर्डर करती है तो ये करती है कि हस्बैंड को कुछ 1000 रुपीज, जो भी 5000, 10,000, 15,000 एज पर द केस वाइफ को देने होंगे और कुछ हिस्सा अपने बच्चों को देना होगा। तो ये होती है मेंटेनेंस टुवर्ड्स वाइफ, टुवर्ड्स चिल्ड्रन, या फिर अगर वाइफ ज़्यादा कमा रही है हस्बैंड नहीं कमा रहा है तो हस्बैंड के लिए मेंटेनेंस। लेकिन जितना मेरा एक्सपीरियंस है और 99% केसेस में हस्बैंड को ही अपने वाइफ को मेंटेनेंस देनी होती है, चाहे वाइफ कितना भी कमाए। लेकिन ये जजमेंट एक पाथ ब्रेकिंग जजमेंट है जो सबको चेंज करेगा। तो चौथा कानून हो गया 125 CRPC का। पांचवा कानून है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को इसलिए लेके आया गया ताकि घरों में डोमेस्टिक वायलेंस रुके। इस एक्ट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ना सिर्फ पैसों का ऑर्डर होता है, मेंटेनेंस दिलाई जाती है, इनफैक्ट रेजिडेंस का भी ऑर्डर होता है और कई तरह के ऑर्डर जिसमें ऑनरेबल कोर्ट्स ग्रांट कर सकती है। फॉर एग्जांपल अगर वाइफ को लगता है वो एक एप्लीकेशन मूव कर सकती है डोमेस्टिक वायलेंस कोर्ट में
और ये कह सकती है कि मुझे रेजिडेंस का अधिकार दिया जाए, मुझे घर पे रहने का अधिकार दिया जाए, तो कोर्ट वो भी ग्रांट करती है। तो ये 5 तरह के कानून हैं, यानी स्पेशल मैरिज एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और सेक्शन 125 सीआरपीसी। ये 5 कानून है जहाँ पे मेंटेनेंस मांगी जाती है और अक्सर ऐसा देखा गया है कि हस्बैंड को अपनी वाइफ को और अपने बच्चों को मेंटेनेंस देनी होती है। तो ये कानून तो था अब तक और अभी भी है और आगे भी ऐसा कानून रहेगा, क्योंकि कानून तो वही है। लेकिन अब क्या चेंजेस हुए हैं, वही सुप्रीम कोर्ट नया एक पाथ ब्रेकिंग जजमेंट लेके आई है। अब हम आते हैं वीडियो के दूसरे पार्ट पे। दूसरे पार्ट में हम बात कर रहे हैं कि अब आपको अगर मेंटेनेंस मांगनी है तो एफिडेविट मूव करना पड़ेगा। दोस्तों, एफिडेविट का कॉन्सेप्ट आज तक इस कंट्री में नहीं था। ऐसा कोई भी प्रोसीडिंग्स नहीं थी जहां पे कानून में बोला गया है कि हस्बैंड या वाइफ को जब वो मेंटेनेंस की एप्लीकेशन डालेंगे कोर्ट में तो उनको एफिडेविट मूव करना पड़ेगा। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आज की परिस्थितियों को भांपते हुए एक लैंडमार्क जजमेंट पास किया और ये बात बोल दी है कि अब अगर आपको मेंटेनेंस की एप्लीकेशन मूव करनी है तो आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा जहां पे आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि मैं कितना कमाता हूं या कितनी कमाती हूं और मेरी क्या लायबिलिटीज है। बेसिकली असेट्स और लायबिलिटीज आपके पास क्या है और आपको किसको क्या देना है, उसका पूरा डिटेल में आपको एफिडेविट अब कोर्ट को देना होगा। ये बात आने वाले केसेस में नहीं, बल्कि जो अभी मेंटेनेंस की प्रोसीडिंग चल रही है वहां भी बोल दिया गया है कि इसको फॉलो किया जाए। इसका मतलब पूरे देश में अगर मेंटेनेंस की पोस्टिंग पेंडिंग है, अगर आपका मैटर केस पेंडिंग है, तो इमीडिएटली अब आपको एफिडेविट मूव करना पड़ेगा, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको मैंडेटरी कर दिया है। इस एफिडेविट से होना क्या है, देखिए, जब आदमी एफिडेविट में कोई चीज बोलता है तो वो लायबल हो जाता है कि उसको सच बोलना है, क्योंकि अगर आपने एफिडेविट में कोई बात गलत बोल दी तो उस पर आपके केस चल सकता है। जैसे सेक्शन 340 सीआरपीसी बात करती है परजुरी की। परजुरी होता है बेसिकली कि अगर आप एफिडेविट में गलत बात बोले तो आपके खिलाफ केस हो सकता है, जेल भी हो सकती है। इसलिए एफिडेविट पे आपको सच बोलना होता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस बात को जानती है कि अगर एफिडेविट को लेके आया जाए, एफिडेविट लाया जाए, तो परिस्थितियां बहुत क्लियर हो जाएगी। तो अक्सर जो ये क्लेम उठ के आए हैं कि जैसे कि इस केस में हुआ था, हस्बैंड ने अपने वाइफ के फेसबुक अकाउंट से जाके उसकी वो फोटोग्राफ्स दिखाई और बोला कि वो कैसे फॉरेन में एंजॉय कर रही है, तो उसे क्यों मेंटेनेंस दी जाए, इन सब बातों को रोका जा सकता है। अब असली जो पिक्चर है, जो रियल परिस्थितियां हैं, वो क्लियर होगी। तो अब आपको ये एफिडेविट मूव करना पड़ेगा, ये इस जजमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो ये तो रहा वीडियो का दूसरा पार्ट। अब हम आगे चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। उससे पहले एक बात आपको एफिडेविट को और मैं बता दूं कि ये एफिडेविट जो बीपीएल परिवार है उनको नहीं देना है, उनके लिए मैंडेटरी नहीं किया गया, लेकिन जो आम लोग हैं जो बीपीएल कैटेगरी से ऊपर आते हैं उनको ये देना जरूरी है। एक और बात, अगर आप चाहते हैं कि आपको एफिडेविट देखना है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जा सकते हैं, वहाँ पे हमने वो एफिडेविट अपलोड किया है, आप उसका प्रिंट आउट लीजिए और कोर्ट में सबमिट करिए। अब हम बात करते हैं तीसरे पार्ट के लिए, जो है सेट ऑफ। देखिए, ऐसा होता है, अगर आप, जैसे कि मैंने आपको 5 कानून बताए हैं, पहले कानून में अगर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि हस्बैंड को अपनी वाइफ को पर महीने 10,000 रुपये देना है, फिर सपोज उसने हिंदू मैरिज एक्ट में ऑर्डर लिया, फिर वो 125 सीआरपीसी की एप्लीकेशन मूव करती है वाइफ, फिर उसको पैसा देना पड़ेगा और वहां भी इस कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि आप अपनी वाइफ को 10,000 दो। तो हस्बैंड अब ये सोचेगा कि मैं हिंदू मैरिज एक्ट के कोर्ट की पालना में 10,000 दूं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की पालना में 10,000 दूं, 125 सीआरपीसी की पालना में दूं, आखिर में कितना पैसा दूं? तो जब हस्बैंड एक ही है, वाइफ एक ही है, तो इतने कानूनों में मैं क्यों पैसा दूंगा? ऐसे कंफ्लिक्टिंग ऑर्डर्स थे कोर्ट्स के। मैंने खुद ने अपने क्लाइंट के साथ ये जब परेशानी हैंडल की है कि एक ही क्लाइंट को जगह जगह पैसे देना पड़ रहा था, फिर वो डिफॉल्ट करता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस बात को भी क्लियर कर दिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी बात साफ कह दी है कि जब आप पहली एप्लीकेशन में आपको कोई ऑर्डर हो गया है मेंटेनेंस का और आप कोई सेकंड एप्लीकेशन में मूव कर रहे हो, तो आपको बताना पड़ेगा कि आपको पहली एप्लीकेशन में कितना ऑर्डर मिला। और हस्बैंड भी ये बता सकता है कोर्ट में कि, या जो भी वाइफ है जिसको भी मेंटेनेंस देने का ऑर्डर बोला गया है, वो एक कोर्ट में बता सकता है कि हमें पिछली कोर्ट ने कितना ऑर्डर बोला है। तो जो दूसरी कोर्ट है, जो कोर्ट बाद में ऑर्डर पास कर रही है, वो सेट ऑफ यूज करेगी। सेट ऑफ यानी पहले वाले को ध्यान रखेगी। अगर उसको सपोज 12,000 रुपीज का ऑर्डर देना है और पहले 10,000 का ऑलरेडी ऑर्डर हो चुका है, तो वो सिर्फ 2,000 रुपीज का ऑर्डर पास करेगी। तो अब वो डबल जो राइडिंग इफेक्ट होता है वो खत्म कर दिया गया है। अब सिर्फ और सिर्फ सेट ऑफ यूज होगा। पहले वाली कोर्ट के ऑर्डर को ध्यान में रख के दूसरी कोर्ट अब अपना ऑर्डर पास करेगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस जजमेंट की। अब हम आते हैं फोर्थ पार्ट की, वो होता है, अक्सर हमारे बीच में डाउट होता है कि मेंटेनेंस जब हम मूव करते हैं एप्लीकेशन तो कब से देनी होगी। देश के कई हाई कोर्ट्स हैं,
उन्होंने बोला जिस दिन आप एप्लीकेशन मूव कर रहे हो मेंटेनेंस की तब आपको देना पड़ेगा। कुछ हाई कोर्ट से बोलती है कि नहीं, जिस दिन हमने ऑर्डर पास किया है हमारी ट्रायल कोर्ट्स ने, हमारी निचली कोर्ट्स ने, उस दिन से होगा। कुछ बोलती है नहीं, ये तो शादी के टाइम से आपका अधिकार है। बहुत सारे कंफ्लिक्टिंग चीजें थी। इस बात को खत्म कर दिया गया है और अब एक फिक्स लॉ बना दिया गया है। वो लॉ ये कहता है जिस दिन आपने अपनी मेंटेनेंस की एप्लीकेशन मूव की है उस दिन से आपको मेंटेनेंस मिलेगी, डेट ऑफ ऑर्डर से नहीं होगा। ऐसा क्यों हुआ, इसका भी एक कारण बताता हूँ। जब हम एप्लीकेशन मूव करते हैं, हालांकि कानून तो कहता है कि 6 महीने में आपको डिसाइड करनी चाहिए, अलग अलग एक्ट में अलग अलग प्रोविजन है, 6 महीने में आप मेंटेनेंस दिलाओ, बट मेरा एक्सपीरियंस है कि 2-3 साल तो कोर्ट इंटरिम रिलीफ नहीं देती है, क्योंकि जुडिशरी में हमारा काम बहुत स्लो है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस बात को जानती है, इसलिए उन्होंने बोला कि 6 महीने बाद ऑर्डर हो, 1 साल बाद ऑर्डर हो, तो उसमें उस पार्टनर की क्या गलती जिसको मेंटेनेंस नहीं मिला। इसलिए उन्होंने क्या क्लियर कर दिया, आप मेंटेनेंस 6 महीने बाद दें या 10 महीने बाद दें, मिलेगी तो आपको डेट ऑफ फाइलिंग से मिलेगी। यानी अगर आपने एप्लीकेशन आज 1 जनवरी 2020 को फाइल करी है और आपको ऑर्डर मिलता है 31 दिसंबर 2020 को, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको पैसा मिलेगा 1 जनवरी 2020 से। तो ये तो हुई फोर्थ बात जो होती है किस दिन से आपको मेंटेनेंस मिलेगी। अब इस वीडियो का जो आखिरी पार्ट है वो ये है कि अगर मैं मेंटेनेंस नहीं दूं तो क्या होगा। दोस्तों मेंटेनेंस में अगर नहीं दूं तो अलग अलग प्रोविजन है अलग अलग कानून में, तो वो हम पर्टिकुलर जब कानून में जिस एप्लीकेशन को मूव करते हैं उसी के अंदर एक प्रोविजन दिया होता है। जनरली प्रोविजन तो यही होता है, जैसे मनी डिक्री होती है, मनी डिक्री यानी आपने किसी को उधार दिया है तो कैसे आप उसे वसूल सकते हो, वैसे ही कोर्ट पैसे वसूल चलाता है। लेकिन इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, सेक्शन 125 सीआरपीसी की जब एप्लीकेशन मूव होती है उस पर जब ऑर्डर होता है और उस ऑर्डर की कंप्लेंट्स नहीं होती है तो उस कानून में लिखा हुआ है कि 1 महीने की सजा होगी। तो बस 5वां पार्ट जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि अगर 125 सीआरपीसी में ऑर्डर हुआ है तो उसको आप फॉलो करिए, नहीं तो उसमें 1 महीने की जेल है। यहाँ पे मैं आपको एक प्रैक्टिकल टेक्निक बताता हूँ। जनरली एडवोकेट्स क्या करते हैं, उनको पता होता है कि सपोज उनके क्लाइंट जो फॉर एग्जांपल कोई फीमेल उनकी क्लाइंट है, उनको 1 साल का 2 साल का मेंटेनेंस का ऑर्डर मिला हुआ है, तो वो क्या करते हैं कि अगर उनको पैसा नहीं मिला तो वो एप्लीकेशन एक साथ मूव नहीं करते कंप्लेंट्स की, क्योंकि उनको पता है कि एक बार मूव करें तो 1 महीने की जेल होगी। पहले वो 1 महीने की मेंटेनेंस की एप्लीकेशन मूव करेंगे ताकि वो उसका हस्बैंड डिफॉल्ट करेगा तो 1 महीने की जेल होगी, जैसे ही वो जेल से बाहर आएगा तो दूसरे महीने की कंप्लेंट्स फाइल कर देंगे। तो ये भी अक्सर देखा गया है। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना था कि आप सारे कोर्ट के ऑर्डर्स को इंपॉर्टेंटली फॉलो करें और खासकर 125 सीआरपीसी के ऑर्डर, क्योंकि इसमें 1 महीने की जेल का प्रावधान है। तो इस वीडियो को बनाने का मेन उद्देश्य था आपको इस जजमेंट के बारे में अवेयर करना, जागरूक करना। अगर मोटा मोटी रूप से देखा जाए तो एफिडेविट का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लेके आ गए हैं। एफिडेविट अब आपको देना पड़ेगा। अगर आपका मैटर कोर्ट में पेंडिंग है, एफिडेविट मूव करिए, डेट ऑफ फाइलिंग से आपको पैसा मिलेगा और ये सारे कानून है जहाँ पे आपको मेंटेनेंस मिल सकती है। तो ये पूरा मेंटेनेंस कानून जो 63 पेज का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, हमने आपको 10 मिनट की वीडियो में देने की ट्राई की है। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।